अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ सामने लाते हुए कहा है कि मुल्क को चलाने के लिए पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। ये भी कहा कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका एतराज़ है। अफगानिस्तान के मामले पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के हाथ लग गया है, जिसकी वजह से जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं। दहशत गर्दों को दोबारा सर उठाने का मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के दौर में उन दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया गया था। ये भी सवाल उठाया कि चेयरमैन पीटीआई और जनरल फैज़ को क्या अंदाज़ा नहीं था कि जिन दहशत गर्दों को दोबारा आबाद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है उनको कराची पहुंचने में कितना अरसा लगेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलत फैसले सियासतदानों ने किए हैं तो अवाम उनका एहतसाब करेंगे, और अगर ये गलत फैसले किसी और ने किए हैं तो इदारा उनका एहतसाब करे। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का ये शिकवा दुरुस्त है, इसका जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में स्मगलर्स के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, बिजली, गैस और जो गंदम के स्मगलर्स हैं, चीनी के स्मगलर्स हैं, तेल के स्मगलर्स हैं, उनके खिलाफ तेज़ी से कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा करवाई गई है जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि गंदम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलव्विस हैं। इससे पहले एक रिपोर्ट पहले भी वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म को जमा करवाई गई थी जिसमें चीनी, तेल, इसके अलावा खाद की रिपोर्ट थी और उसमें भी इस तरह के इंकशाफात किए गए थे। गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स मुलव्विस हैं और ये भी बताया गया है कि जो सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार हैं वो इन स्मगलर्स को मुआवनत फराहम करते हैं, यानी सरकारी सतह पर मुआवनत की जा रही है, यानी हुकूमत के नाक के नीचे ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिपोर्ट पर अब कितनी संजीदगी से अमल दरामद होगा और आवाम को इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा, कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ी से अमल में लाई जाएंगी और अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनके असरात पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की एक पॉपुलर जमात थी, आजकल खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद हैं और दूसरी जानिब 10 नामजद मुकदमात में उन्हें गुनहगार करार दिया गया है। इसके अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो समाअत उसकी 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा पीटीआई के दीगर रहनुमा भी मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि शेख रशीद जो कि काफ़ी अरसे से मंजर से गायब हैं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने उन्हें तलब किया था लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया है। तो क्या तहरीक इंसाफ की इलेक्शन से पहले मुश्किलात कुछ कम होंगी या मसाइल इस तरह से ही बरकरार रहेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। काशिफ, बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो शिकवा किया गया है और उन्होंने अफगानिस्तान की जो सूरत हाल पर बात की है और जो बात की है कि सियासतदान और इदारे अगर मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन बयानात को कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रोजाना एक नया शिकवा कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा वो शिकवा नहीं कर रहे। पिछले एक हफ्ते के उनके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। जब से उन्होंने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है, हर नई जगह पर, हर नए जलसे में, हर नई गैदरिंग में, हर नया शिकवा उनका सामने आ रहा है और ये शिकवों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाएंगे। और ये उसी बात की कड़ी है जिसके हवाले से मैं पहले भी निशानदेही कर चुका हूं मुतअद्दिद बार कि ये पीडीएम की हुकूमत बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में इकट्ठी हुई, बुग़्ज़ तहरीक इंसाफ में वजूद में आई। अब चूंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है, बाकी पार्टी तितर बितर है और ये अब एक दूसरे के खिलाफ नैरेटिव बनाएंगे और वो बनाना भी चाहिए। चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग 35 साल से एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रहे थे, लेकिन ये तो तीसरी एक सियासी जमात इमर्ज हुई तो मजबूर कर दिया इन दोनों को इकट्ठा करके एक हुकूमत के प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। अब चूंकि जब दोबारा आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज जाएंगे, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में एक इलेक्शन हुआ तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, नून लीग का अपना वोट बैंक है, तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक है। अगर वहां पे आप 1-on-1 के मुकाबले पे जाएंगे तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये उस पुरानी रविश के ऊपर चल रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक उठाए, नून लीग अपना वोट बैंक उठाए। इस तनाजुर में वो शिकवे कर रहे हैं और ये शिकवे जो है कभी नून लीग की तरफ चले जाएंगे, कभी जो है ताकतवर हलकों की तरफ चले जाएंगे, कभी दहशतगर्दी के हलकों की तरफ चले जाएंगे। लेकिन
मामला ये है कि बतौर वजीर खारजा इनकी जो परफॉर्मेंस रही वो मैं समझता हूँ कि वो लाइक तहसीन है। लेकिन जिस वक्त ये अफगानिस्तान का सारा मामला हो रहा था और अमेरिका को वहां पे डिफीट हो रही थी, उसके बाद ये सोचना अमेरिका का काम था कि हम यहाँ पे जो जदीद असला छोड़ के जा रहे हैं, जो ट्रेड लोग जिनको उन्होंने साल साल तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया, उनकी एंगेजमेंट क्या होंगी। अब जी तालिबान की वहां पे हुकूमत है, जो तालिबान मुखालिफ लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाके तो अपना मामला करना है, क्योंकि उनकी तो इंडस्ट्री ही जो है वो लड़ाई है, जंग है। सो अब उस सारे मामले से ये पाकिस्तान जो है डिस्टर्ब हो रहा है, और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, इंसर्जेंसी करने के लिए भारत बिल्कुल सिंगल हैंडेड इसके ऊपर काम कर रहा है। और भारत की जो एजेंसी है, उसके जो वहां पे हाइड आउट्स है, वहां पे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का जो मसला दरपेश है, इसके अलावा सिक्योरिटी का अदम इस्तेहकाम जो है वो भी हो, ताकि जी काशिफ। पाकिस्तान इकोनॉमिकली खड़ा ना हो सके। मैं समझता हूँ इसके ऊपर जब तक तमाम सियासी क्यादत, असली क्यादत एक मजबूत प्लान नहीं बनाएगी, उस वक्त तक यहाँ पे मामला ठीक नहीं होगा। इल्जाम तराशियों से ये तो हो सकता है कि कहीं पे आपकी रेटिंग ऊपर चली जाए और कहीं पे नीचे आ जाए, जी लेकिन ये कोई देर पर हल नहीं है। ठीक है। मुनव्वर, आप बिलावल भुट्टो जरदारी के इन शिकवों को कैसे देख रहे हैं, और दहशतगर्दों के वापस आने की कहानी खुलनी चाहिए, ये मुतालिबा कैसा है? ये बिल्कुल उनकी जायज़ बात है, और इस पे जो हुकूमत और जो इदारे हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए। ये कोई मजाक वाली बात तो नहीं है कि जो जंगी हथियार है वो कच्चे के इलाके में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन के दौरान और जो वीडियो सामने आई है किडनैपिंग फॉर रैंसम करने वाले मुल्ज़मान की, तो उसमें वो वाला असला था उनके पास जो कि आर्मी इस्तेमाल करती है, और ये ज़्यादातर इसके ऊपर बात की जा रही कि ये वाला असला अफगान वॉर में जो नेटो फोर्सेस छोड़ के गई हैं ये वो है। तो सवाल ये है कि ये असला अफगानिस्तान से सिंध के इंटीरियर तक किस तरह पहुंच गया। ये यहाँ पे हमारी जो अदारे थे, जो सिक्योरिटी की पुलिस फोर्सेस ये है और दूसरे जो एजेंसियां काम कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये बड़ा सवालिया निशान है। तो ये बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, और साथ में उन्होंने अगर आपने इनके बयान पे गौर किया हो तो उन्होंने एक साबिक ISI चीफ जो कि PTI के सरपरस्त और मेंटर भी समझे जा रहे थे, जी जी उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि भी अगर तो ये सिविलियन अदारों की नाकामी है तो सिविलियन अदारे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर अस्करी कोई अफसर इसमें शामिल है तो उनके खिलाफ अस्करी इदारों को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये वाली बात उन्होंने दो टोक कर दी है। तो ये चूंकि एक चीज़ मौजूद है तो उसके ऊपर उन्होंने निशानदेही की है। तो अब ये हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है वो इस मामले में बिल्कुल सीरियसली इंक्वायरी करे, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है। इम्तियाज साहब, आप बिलावल भुट्टो के इस बयान को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि वहाँ का असलहा यानी अफगानिस्तान का असलहा कच्चे के इलाके तक पहुँच गया, तो क्या वही डाकू हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आज बिलावल भुट्टो ने कहा है जो कुछ, वो पहली मर्तबा नहीं कहा। ये अगर आप लेगेसी देखेंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने और तख्तादार पर चढ़ाने की कहानी इन सब चीज़ों से मिलती है, क्योंकि उनको तख्तादार पर चढ़ाने के बाद ही इस मुल्क के बदतरीन आमिर ज़िया-उल हक ने अफ़गानिस्तान वार शुरू की थी इस्लाम के नाम के ऊपर, जिसके बाद कलेशनकोव, मनशियात, हीरोइन कल्चर पाकिस्तान में पूरी तरह इंट्रोड्यूस हुआ और पूरी तरह छा गया। और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी यही लेगेसी थी, यही स्टेटमेंट था जब 2007 में यहाँ तशरीफ़ लाई थी वो अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को। तो जो बम ब्लास्ट किए गए थे दो, वो भी उन्हीं की कारगुजारी थी, इन्हीं जो दहशतगर्दों की थी। उसके बाद 27 दिसंबर का इवेंट हुआ, उसमें जो नाम आए वो भी ये सारे सूरत हाल थी। तो ये तो काफ़ी अरसे से, वेरी फर्स्ट डे से अगर आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ रहा है, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी, अफ़गान वार के हवाले से। और जहाँ तक उन्होंने ये बात की है कि सहूलतकारी जो की गई जब अफ़गान ये ट्रांजिशन हो गई,
और जो इस वक्त जो हुक्मरान है अफ़गानिस्तान के, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो वहाँ से जो तालिबान थे या जो जिनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करती, उनकी वतन वापसी का मसला था। तो साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीटीआई, उनका एक इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड पर मौजूद है, बीबीसी की सहर बलोच ने किया था और उसमें उन्होंने कहा है ये सारी बात। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो यहाँ पर लाए गए, बल्कि रिहेबिलिटेशन की बात की कि जनाब उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। यानी जिन्होंने एपीएस के ऊपर इतनी बातें करते हैं ये साबिक ये चेयरमैन और ये पीटीआई के पता नहीं कि उनको लोग बड़ी बातें करते हैं, जो इस वक्त एपीएस के जिन्होंने बच्चों को शहीद किया उनकी रिहेबिलिटेशन की बात हुई थी और कहा कि अगर इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। असले की भी बात की, एविडेंस मौजूद है वो सारे। तो बिलावल ने, मैं तो समझता हूँ कि हमें उसकी जुर्रत को सलाम करना चाहिए कि अपनी माँ, अपने नाना, अपने ये सारी भुट्टोस की जो है लेगेसी वो लेकर आगे बढ़ा और सही पॉइंटेशन की है उन्होंने। आपको याद होगा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक जो साबिक जिन्हें एक बाकायदा अटैक के ऊपर मारा गया था उसामा बिन लादेन, उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें और बबांगे दौल गई थी उन्होंने बेनज़ीर साहिबा ने, जिसके बाद उनको लाइफ थ्रेट भी हुई थी। वो सारी चीज़ें ये सामने आई थी। अब बात यह है कि अब इदारों को क्या करना है। सियासतदानों को तो कर दिया, हम कहते हैं सियासतदान कुछ नहीं करते, सियासतदान ने एक बात कर दी। और जो वो सियासतदान जो एक बड़ी पार्टी का, जो 2 मरतबा इक़्तिदार में, 3 मरतबा इक़्तिदार में रही, शहीद बीबी 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी, ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, रियासती इदारों को क्या करना है, किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि सर उठा रहे। मुतालिबा तो उन्होंने किया। देखें ना, आप देख लें कि सिर्फ 2-3 महीने के अंदर देख लें हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कितने वाक़यात हुए, 4 से 5, आज भी एक वाक़या हुआ है। तो ये वाक़यात मुसलसल आगे बढ़े और कच्चे के इलाके में इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जिस इलाके से, कच्चे के इलाका यानी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कच्चे का पूरा इलाका वहाँ पर पड़ता है। और इतना जदीद असला, सिर्फ असला नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी साफ नजर आ रहा है कि ये असलहा वहीं से स्मगल होकर भी आया, इसीलिए कच्चे के डाकुओं से निमटना जो है वो खासा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी इसमें होगी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गंदुम की स्मगलिंग में सरकारी एहलकार मुलव्विस निकले हैं। एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को जमा करवाई गई है, इसमें क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है स्मगलर्स के खिलाफ, और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि गंदुम की स्मगलिंग में मुलव्विस से जो एहलकार हैं वो सरकारी हैं। ये एक रिपोर्ट है जो कि वज़ीर आज़म के पास जमा करवाई गई है। तो क्या अब कार्रवाई होगी और अब तक जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनके कैसे असरात आप देख रहे हैं, मुनव्वर बताइएगा। देखिए, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में तो ये बात सामने आई गई है कि जो भी यहाँ पे मामला चल रहे थे उसमें किसी न किसी जगह पे सरकारी एहलकार ही मुलव्विस है। जी बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि जब तक ये हमारे जो इदारे के लोग, जो करप्ट अनासर जो हमारे इदारों में मौजूद हैं, वो जब तक जराइम पेशा अफराद, वो होर्डिंग करने वाले, स्मगलिंग करने वाले इन लोगों की सरपरस्ती ना करें, तब तक ये जराइम हो नहीं सकते। तो अब ये हुकूमत ने इंक्वायरी करवा के तो जो जिम्मेदार अफराद है उनको, उनकी निशानदेही तो कर ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी। और अगर ये इनके खिलाफ ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जहाँ पे इतना मजबूत स्टेप लिया है, इतने बड़े लेवल पे इंक्वायरी करवाई है और मुल्क को ये जो नुकसान पहुँच रहा था उसकी निशानदेही हुई है, तो अब हुकूमत को बिल्कुल आनी हाथों के साथ उसी तरीके से इन लोगों को निपटना चाहिए जिस तरह के जराइम पेशा अफराद से निपटा जाता, तो इंशाल्लाह उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर इनको छोड़ दिया गया या इंक्वायरी के ऊपर फिर इंक्वायरी ला गई तो फिर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा और अवाम पिसती रहेगी। ठीक है, इम्तियाज साहब आपका इस पर वैसे क्या मौक़िफ़ है? जो छोटे पैमाने पर जराइम कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई चले हो जाएगी, लेकिन जो बड़े हैं, सरकारी तौर पर जो सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको लग रहा है? देखिए, आप और हम इस प्रोग्राम में हम तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि सरफराज बुख्ती साहब डंडा उठाएं, वज़ीर दाखिला बने। तो 2 दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो यही सारी चीज़ें की है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो करें। लेकिन 2 दिन में कोई उस तरह बड़े पैमाने पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई।
कि कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, ये रूटीन ऑपरेशन हैं। और ये जो कि सरकारी इसमें अफसरान में उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई पॉलिटिशियन मिनिस्टर अगर ऑर्डर दे दे जिसमें सरकारी इस माफिया का कोई फ़ायदा ना हो, तो भले चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे दे, वो घुमाते रहेंगे और फाइल घूमती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिसमें उनका फ़ायदा होता है वो ये करते हैं। लेकिन कार्रवाई वाली जो बात कर रहे हैं ना आप, तो पंजाब में एक चीज़ उसकी चूँकि सूरत हाल या तो भट्ट साहब इसको बता सकेंगे कि एक सेक्रेटरी फूड जिसने तमाम चीज़ों को आश्कार कर दिया था अभी जब ये सारी चीज़ें आई थी, शुगर माफिया के हवाले से भी उसने सेक्रेटरी फूड आई थिंक वो थे, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। जब उनकी सारी रिपोर्ट आई तो पता चले जिसने रिपोर्ट भेजी है उसका ट्रांसफ़र होगा या जिनके खिलाफ रिपोर्ट आई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये देखना पड़ेगी। क्योंकि जिस अंदाज में ये आ रहा है कि इतने बिजली चोर पकड़े गए, इतने हुए, तो ये माजी में भी पकड़े गए। मुझे याद है नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था कि जनाब FIA को इख्तियारात दिए गए थे। FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िम्मेदार होता था और वो शुरू में छापे आपे पड़े थे, और वही कि भाई कितने आपने जो नंबर ऑफ ये ऑपरेशन होती है उसकी तादाद बहुत बड़ी होती है, और जो गिरफ्तार हुए होते हैं उनका पता ही नहीं चलता किससे उसमें। काशिफ जो एक बात बार बार बात करते हैं हमारे काशिफ रफ़ीक, बात वो बिल्कुल सही है। कार्रवाई बाद में जो हो सो, एक गरीब आदमी को तो आप टीवी पे ला के उसको इतनी तस्लील कर देते हैं उसकी कि बाद में अगर वो बरी भी हो जाए, जो भट्ट साहब कहते हैं बिल्कुल सही कि जब वो बरी भी हो जाए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। तो ये अनासिर जो हैं इनकी भी तस्वीरें आनी चाहिए, पता लगे ना जनाब ABCD इन्वॉल्व है, ताकि उसको भी लगे पता कि भाई मैंने जो एक गरीबों का खून चूसा, मैंने गरीबों के जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को तरस रहे थे उनके ऊपर मज़ीद मैंने बोझ डाला। ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफा खोर, ब्लैक मार्केटिंग करने वाला, अल्लाह से जंग करने वाला, उसकी भी तो पता लगे ना कि कौन है। तो ये असल में होगा। और जहाँ तक ये बात की आपने, देखें सिंध में महकमा खुराक के हवाले से बहुत है। मुकेश कुमार चावला साहब को ज़ाहिर नेब ने भी बुलाया और उनकी इंक्वायरी एंटी करप्शन वगैरह में भी चल रही है। महकमा फूड में दर्जनों की तादाद में अफसरान हैं, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, दर्जनों की तादाद में है जिनके बारे में सबूत मौजूद है। अभी एक तो हाल ही में एक को जिम्मेदारी दी गई है जिसको सस्पेंड या टर्मिनेट करना था, सस्पेंड हो चुका था, वो उसको बाहर किया हुआ था, लेकिन वो दोबारा जिम्मेदारी दी। एक मुलाजिम तो ऐसा है जो 15 ग्रेड का ऑफिसर है यानी 15 ग्रेड का मुलाजिम है। अभी कार रैली थी गुज़िश्ता साल, तो वो 3rd डेजर्ट के अंदर होती है, तो वहाँ ज़ाहिर रास्ते होते हैं। तो वो 15 ग्रेड का महकमा फूड का मुलाजिम हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पहुँचा था 3rd कार रैली में हिस्सा लेने के लिए, और उसी की कम्युनिटी का जो सरदार है वो भी उस कार रैली में हिस्सा ले रहा था कि वो देख के उसको परेशान हो रहा था। सही कि यानी महकमा फूड का देख के परेशान, हम तो सुन के परेशान हो गए कि वो हेलीकॉप्टर में आया था बढ़ गई है। ठीक है, और करोड़पति हैं, सही है, अरबपति भी हैं, काफी सारे। अब इंक्वायरी सिंध में ऑलरेडी ऑनगोइंग है, ठीक है, एंटी करप्शन की भी, नेब की भी। अब देखते हैं कि केयर टेकर कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम तो बस इंतखाबात कराना है। इस पर काशिफ का मौकिफ लेते हैं। काशिफ, गंदुम की जो स्मगलिंग है उसमें तो सरकारी एहलकार मुलव्विस हैं, लेकिन एक खबर ये भी है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान मुलव्विस हैं। ये तो उससे बड़ी खबर है। नहीं, फिर इसमें थोड़ी काशिफ 1 मिनट, 29 सियासतदानों का सिर्फ जो नाम आया ना शुमाइला, तो उस पर कम अज़ कम हमें एहतजाज तो करना बनता है कि और अफसरान के भी नाम ले देना। ये जो सियासतदान है ये आगे क्या इनकी चौकियों पे ये बैठे होते हैं? ठीक है, अभी देखेंगे ना इसमें आगे जो तहकीकात होंगी। जी काशिफ। देखिए शुमाइला, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई, ये इंक्वायरी रिपोर्ट हर दौर पे सामने आई है। ये रोजाना की बुनियाद पे रिपोर्टें सामने आती हैं। यहाँ पे गंदुम चूहे खा गए अरबों रुपए की, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है रोजाना की बुनियाद पे, कुछ नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह यह है कि आज तक कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा, आज तक किसी को सजा नहीं हुई, आज तक किसी की सजा का वावेला नहीं हुआ, मीडिया में नशर नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों का मिजाज है कि जितनी मर्जी करप्शन कर ले, एंड ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको नैब पकड़ लेगी
और नैब को आप प्री बार्गेन करके 25%, 30%, 40% दें और उसके बाद छूट के सामने आ जाए, तो एक तीसरे स्केल का या 10वें स्केल का बंदा 25-50 अरब की करप्शन करता है या 25-50 करोड़ की करप्शन करता है, 10-20 करोड़ रुपया प्ली बार्गेन में नैब को देके बाहर आ जाता है, तो मुझे बताया उसको क्या नुकसान हुआ। सही। उसके बाद वो किसी ना किसी सियासतदान की आशीर्वाद हासिल करता है, किसी ना किसी बड़े ब्यूरोक्रेट की आशीर्वाद हासिल करता है और फिर जाके ओहदे पे बैठ जाता है। क्या हमारे मुल्क में ये नहीं हुआ कि जिनको टर्मिनेट किया नौकरियों से वो दोबारा प्रीवियस बेनिफिट के साथ बहाल हुए, भले अदलिया ने किए, भले किसी सियासतदान की सिफारिश पे हुए, भले वो इंक्वायरी से एग्जनरेट कर दिए गए। मसला ये है कि जिस मुल्क में कानून ला कानूनियत हो, कानून का डर खौफ ना हो, किसी को सजा जजा का फैसला ना हो, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहे वावेला होगा। आज चूंकि इदारों ने कार्रवाई शुरू की है तो ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं। क्या पिछले 5 साल में या 5-15 दिन पहले तक स्मगलिंग नहीं हो रही थी? हो रही थी। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 15-20 दिन का खौफ है, उसके बाद फिर ये काम शुरू हो जाएगा। असल वजह यह है कि जो मुलविस है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाए, उनका मीडिया ट्रायल हो, उनको कम से कम आप किसी को तो पकड़े, किसी को तो आप कोई काम करे। यहाँ पे अरबों रुपए की स्मगलिंग करके खरबों रुपए बना लिए गए, उसके बाद उसमें चंद करोड़ रुपए लगा के आप इदारों से बरी हो जाते हैं, आप अदलिया से बरी हो जाते हैं, आप सियासतदानों के मंजूरे नजर हो जाते हैं। ये निजाम का फॉल्ट है, क्योंकि हमने अपने निजाम के अंदर, अपने लोगों के अंदर हलाल और हराम की तमीज ही नहीं पैदा की। हमने हमारा जमीन इस बात पे हमें शर्मिंदा ही नहीं करता कि हम हराम काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। देखिए, जखीरा अंदोजी करना जो है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने जखीरा अंदोजी की वो हम में से नहीं। अब आप मुझे बताएं कि उसके बावजूद लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, अब उनको आप क्या नाम दीजिएगा, उनके साथ क्या कीजिएगा? सरकारी मुलाजिम खुद आलाकार बने हुए हैं, तो आप क्या कर लीजिएगा? सियासतदान पेट्रोल के धंधे में मुलविस है, लेकिन सियासतदान खुद तो ऑयल टैंकर चला के नहीं आ रहा। इसका मतलब पूरे का पूरा नेक्सिस है, पूरे का पूरा नेटवर्क है। सरपरस्ती सियासतदान की है, नीचे ड्राइवर कोई होगा, ऑयल बेचने वाला कोई होगा, लेने वाला कोई होगा। ये सारे का सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और जब तक आप बिला तफरीक इन सबको एक दफा निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, इनको आप सजाएं नहीं दिलवाएंगे, इनको आप मीडिया के अंदर नहीं फ्लो करेंगे, उस वक्त तक आप देख लीजिए कुछ नहीं होगा। ये और इन सब लोगों के गुनाहों का बोझ गरीब आवाम पर है, जो कि 170 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, 200 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हैं, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। खैर, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ के हालात कुछ बदलेंगे इलेक्शन से पहले, या मसाइल में और इजाफा होता जाएगा? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ, जो कि आजकल खासी मुश्किलात का शिकार है। उनके चेयरमैन भी अटक जेल में कैद हैं। इसके अलावा जो दीगर रहनुमा हैं वो भी तितर बितर हैं, और जो मुस्तकबिल है वो कोई ख़ास रोशन नज़र नहीं आ रहा है तहरीक इंसाफ का। इम्तियाज़ साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की जान छूट जाएगी इन मुकदमात से, इन हालात से? देखिए, फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उसके सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उनके ख़िलाफ़ और भी मुकदमात आ रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ को एक पॉपुलर जमात आप कह सकते हैं, लेकिन एक तंजीम तो नहीं थी। वो तंजीम जिस तरह होती है, सारे ग्राउंड तक होती है, उस तरह उसकी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ज़ाहिर है कि लीडरशिप की जो है वो ग्रूमिंग की गई थी, लीडरशिप को बनाया गया था और उसी को एक ब्रांड के तौर पे पेश करके सारी चीज़ें पेश कराई गई, लेकिन तंजीमी सतह पर नहीं है। उसी की वजह से आज ये सारी सूरत हाल है कि सारे मामला आगे नहीं आ रहे। कुछ के ख़िलाफ़ तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या रहनुमा समझ लें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और बाज़ अज खुद खुश हो रहे हैं कि जी शायद उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो खुद ही वो छुपे हुए एक्टिविटी उस तरह नहीं कर रहे जैसे करनी चाहिए। देखिए, सियासी जमातें इसी तरह सीखती हैं। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मरतबा नहीं, कई मरतबा ये सूरत हाल से पीपल्स पार्टी गुजरी है। 77 के बाद से लातादाद मरतबा कई एक आपको मिलेंगे। MRD मूवमेंट हुई, ARD बनी, और बहुत सारी तंजीमें इत्तेहादी जमातों में शामिल रहे, और फिर उन्होंने अपने आप को यानी कि अपने जो वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर अगर मिलेगा तो वहाँ पे ये नून के साथ भी मामला है। लेकिन नून ने जो ये पिछला दौर 2018 के बाद से ख़ास तौर पर गुजारा, तो एक मजबूत तंजीम का उसने सबूत दिया कि वो एक मजबूत तंजीम है। अभी तक ग्रास रूट लेवल पर वो मौजूद है, और मैं भट्ट साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक रहता हूँ। और मुस्लिम लीग नून के लोग, अभी तलाल चौधरी वगैरह पिछले दिनों आए हुए थे यहाँ कराची, उनसे भी सारी गुफ्तगू हुई कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर का
गुस्सा किसी इस बात पे नहीं है कि शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। उसका सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ इस प्रोग्राम में कि वो उनके लीडर नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुमकिन क्यों नहीं बना सके। वो आज भी कम से कम नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम लीग नून से जुड़ा हुआ है, और ये नीचे की तंजीम से लेके आपको 8-10 लीडरों के अलावा सारे के सारे जो है मिलेंगे। तो अब देखें, कम से कम अब ये बात बनती है कि जो जेल में इस वक्त चेयरमैन, उनको भी अपना स्टाइल तब्दील करना पड़ेगा। आज नहीं कल करना पड़ेगा उनको, तो आज ही कर लें। एक तो जान छूट जाएगी फिर। देखें, जान नहीं छूटती, कम से कम एक रास्ता बनता है ना। असगर खान और भुट्टो के, असगर खान बोले कि कोहाला पुल पे फांसी दो भुट्टो को, और जब कू आ जाए माशाल्लाह हो तो वो असगर खान ARD की फ्रंट सीट पे आकर बैठ जाए और नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ साथ आगे बढ़े, नवाबजादा नसरुल्लाह सब, जमात इस्लामी, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी एक साथ बैठ गए। जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सारे लोग अजीब सी मजाक उड़ाते हैं, उसने साबित किया इस किस्म की। तो उनको चाहिए, ये मैं ना मानूं, और मैं जब वो मुश्किल में आ गए थे तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करते हैं लेकिन रास्ता ये दिखाते हैं कि मुझे पहले वाली पोजीशन पे बहाल किया जाए। ऐसे नहीं, सियासतदान के तौर पर आप अपने आप को एक्ट करें, यानी और कुछ लचक उनको दिखानी पड़ेगी। लचक नहीं ना दिखाएं लचक, लेकिन जो सियासी रमूज है, जो रेसिपी है पॉलिटिक्स करने की, उस रेसिपी का आगाज करें। अगर बिलावल ये बात कर रहा है मिसाल, तो भाई आप भी कोई आगे बढ़े, सारी चीजें चले, ताकि आपस के अंदर एक, देखे बिलावल ने कितनी बड़ी बात की है कि किसी के पास लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। सही, यानी ये बात उसको कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसूली तौर पर उसने की। ठीक है, इस पे हम काशिफ का मौकिफ लेते हैं। काशिफ, आपको कैसे हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं होंगी, और जिस शद्दोमत से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मामला बना वो 9 मई का बना। तो उससे कबल या उससे बाद के मुकदमात मैं समझता हूँ शायद उतनी शद्दोमत से ना होते, लेकिन 9 मई के वाकयात ने ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है, उन्होंने इस कदर उनको आगे लेके चले गए हैं कि वो इदारों पे उनकी तनसीबात को अटैक करते हैं, उनके और इदारों के जो शख्सियात है उनको उनकी किरदार कुशी करते हैं। लिहाजा एक दफा तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, क्योंकि मुल्क और माशरे इस बेतरतीबी से, बेहंगम तरीके से और हटदर्मी से चला नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो अभी वज़ाहिर नजदीक मुझे कम होती नजर नहीं आ रही, इल्ला ये कि कोई थर्ड जो लीडरशिप है, टियर लीडरशिप है या सेकंड टियर लीडरशिप है, वो एक वाजबी से इलेक्शन में हिस्सा ले और उसमें कुछ सीटें जीत के अपोजिशन का किरदार उसको मिल जाए। वो भी शर्त यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन में जो मुकदमात उनके मौजूद है, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, फॉरेन फंडिंग इलेक्शन है, अगर उनमें से वो बच जाती है तो बैलेट के ऊपर बल्ला होगा तो फिर कोई सूरत बेहतर होगी, और अगर बैलेट पे बल्ला ना हुआ तो हालात जो है वो इससे भी ज्यादा दिगरगू हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, ये जो इस मुल्क में जो कार्टलाइजेशन है, जो माफियाज है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई अब की जा रही है, ये जो सियासी हुकूमतें हैं, इलेक्टेड हुकूमतें उस शद्दोमर्जी नहीं कर सकती। इनकी 100 मजबूरियां होती हैं, वोट बैंक होता है और चीजें होती है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये देखिए कि एंड ऑफ द डे मुल्क ये तय करने की बात है कि मुल्क सियासतदानों ने चलाना है या किसी और ने चलाना है। अगर सियासतदानों ने चलाना है तो फिर आप उनकी ट्रिमिंग करके, उनको थोड़ा सा गो थ्रू करके और चीजों को आगे लेके चलिए, ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो और चीजें आगे की तरफ जाए। अब हर बंदा गू बगू की कैफियत में है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 190 दिन में होंगे, इलेक्शन होंगे तो किस पार्टी की हुकूमत बनेगी। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, सियासी तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हो जाती कौन सी सियासी जमातें हुकूमत में है अगले 5 साल के लिए और कौन सी नहीं है, उस वक्त तक ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी अमल कर रहे हैं, अगर आप उसको हाफ कुक छोड़ देंगे, आप उसको कंक्लूड नहीं करेंगे, तो याद रखिए कि ये ज्यादा बाउंस बैक होगा। क्योंकि अगर आप कार्रवाई करते हैं और आप उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते, तो फिर मुल्जिमान के हौसले पस्त नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं कि इससे पहले भी ये कार्रवाई हुई तो उससे क्या असर हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि जो चीज आपने शुरू की है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है मुनव्वर, आपको कुछ हालात नजर आ रहे हैं या कोई रास्ता नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की जान कैसे छूट सकती है इन मुश्किलात से? देखिए, ये तौबा का दरवाजा हर टाइम खुला होता है, तौबा कर लेंगे तो मेरा ख्याल चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
फिलहाल तो इसी तरह है, लेकिन अभी इनकी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इनके हवाले से थोड़ा सा नरम रवैया भी रखते थे और उनको अपनी अदालत में उन्होंने वेलकम भी किया, वो भी शायद उनकी उस तरह मदद नहीं कर सके क्योंकि जुर्म इतने ज़्यादा संगीन थे। तो मामला अभी फ़िलहाल इनकी मुश्किलात तो कम होने वाली नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि अपने रवैये से वो ज़रूर साबित कर सकते हैं कि भी उन्होंने अपनी पॉलिसी लाइन जो है वो चेंज की है, और उसके बाद फिर उनको जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ा सा फ्री एरिया मिल जाए ताकि वो अपनी सियासत कर सके, तो उससे चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मुझे ये लगता है, शायद मेरी बात गलत हो, लेकिन अभी पीटीआई का आइंदा इलेक्शन में रोल उतना ही होगा जितना 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का था। वो बड़ी जमात होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून जो 18-20 सीटें ले सकी थी, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रही। कभी शायद इस टाइम पे जो हालात उनके चल रहे हैं और जिस तरह ये 9 मई के वाक़यात के बाद एक ऑपरेशन जो है उनके हवाले से वो शुरू हुआ था, और जो चीज़ें अभी सामने आई हैं, अभी 10 इंक्वायरियों में तो चेयरमैन को गुनहगार करार दिया गया कि उनकी माँ के ऊपर ये हमले हुए थे, जो अस्करी इदारे की रहायशगाह थी और दफातर थे और जो दूसरी तनसीबात थी, तो वो 10 इंक्वायरियाँ उसमें तो वो गिल्टी उनको करार दिया गया। अब देखने वाली बात ये है कि इसका FIR और तफ्तीश के बाद के जो मामला थे उसमें क्या वो अदालत में भी अपना वो जुर्म साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जी ये इदारों का काम है। अगर तो वो उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी बेस के ऊपर ही चीज़ें रखी तो फिर शायद उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाए, लेकिन अगर उनके जराइम जो उनको चार्जशीट किया जा रहा है उसके हवाले से अगर उनके पास ठोस सबूत हुए तो यकीनी तौर पे फिर इनकी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। और दूसरी बात आखिर में मैं अपने महबूब दोस्त के लिए अर्ज करूंगा कि भी आज शहबाज शरीफ साहब ने एक नई डेट दे दी है कि अपना 22 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और वो यहाँ पे आके अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे और जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करेंगे। शुमाइला, बस मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जिस तरह से बोले ना, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं गुजरी मरहले से, जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा 2002 यानी 99 के कू के बाद नून भी बहुत मुश्किलात से गुजरी, पूरी तितर बितर हो गई थी, लीडरशिप पता नहीं कहाँ थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी भी ऐसी थी। काशिफ जो बार बार कहते हैं ना बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा, तो बैलेट पेपर से तलवार का निशान गायब कर दिया गया था। आज तक तलवार का निशान गायब है। हालांकि 2 पीपल्स पार्टी है, एक पीपल्स पार्टी है, एक है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तीर के निशान से लड़ती है। जुल्फकार जो ये तलवार का निशान था, आज तक पीपल्स पार्टी उस निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकी भुट्टो साहब के बाद, और 85 में तो बाइकआउट करा था जिसके ऊपर बीबी पछताती थी। एक और बस अहम मुमासलत है या नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अक्सर ये बात आती है, जहन में आती है कि पीपल्स पार्टी के बाद जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, तो जब जुल्फकार का क़याम अमल में आया था तो उसको आज तक माफ़ नहीं किया जा सका। इसी तरह 9 मई की सूरत हाल है। तो इसलिए रास्ता निकालें, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने वेरी फर्स्ट डे डिसोन करके एक रास्ता बनाया था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त रास्ता बनाया था, जो जलावतनी भी हुई थी, सारी चीज़ें हुई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए, अपने लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए सियासतदान लीडर ही को काम करना पड़ता है। ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात के साथ कि हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।